जाने के लिए। और चलिए रुक करते हैं खबर 1 मिनट का। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से उन्होंने चार्ज लिया। मुकुल गोयल ने एससी अवस्थी की जगह ली है, जो 30 जून को रिटायर हो गए। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा, आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। आप सबकी मदद से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा, जो बिना जनता के सहयोग के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी किसी भी स्तर के क्यों न हो, वो जनता से सीधे जुड़े। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़ें, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो। चार्ज लेने से पहले मुकुल गोयल ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर जाकर पूजा की और परेड की सलामी ली। इसके अलावा लोक भवन जाकर सीएम योगी से भी उन्होंने मुलाकात की। उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत 3 दिनों के दिल्ली प्रवास के बाद वापस देहरादून लौट गए, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव पर भी इस दौरान चर्चा की गई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हम केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। यही नहीं, उस चुनाव के मसले पर बोलते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ये मसला चुनाव आयोग का है, जो चुनाव आयोग कहेगा वो किया जाएगा। आगामी चुनाव के दिन से बातचीत, ये सारी चीजें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास, और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, तो ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे। क्या करें। बता दें कि उत्तराखंड की सियासत को लेकर पिछले 3 दिनों से हलचल तेज थी। तीरथ सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे और तीरथ के दिल्ली पहुंचने के बाद से ही अटकलों का दौर जारी था। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़बोलापन एक बार फिर से देखने को मिला है। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने का दावा किया। ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने इसको लेकर ओवैसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी जी का इंशाअल्लाह बोलना भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले इंशाअल्लाह से मिलता जुलता है। तो ये इंशाअल्लाह आपका उससे मैच खाता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके पूर्वजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर जब मुस्लिम लीग में हुआ करते थे तो देश का विभाजन कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। आज अखंड भारत की सरकार है, अखंड भारत के सोच की सरकार है। बता दें कि हाल ही में एआईएमआईएम ने यूपी के 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था और ये दावा भी किया था कि इस बार कोई मुस्लिम ही यूपी का सीएम या डिप्टी सीएम बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में सफल हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती हुई है। सीएम योगी ने ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए महकमे के अफसरों की तारीफ की। साथ ही 4 साल में 1,50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को बेहद अहम बताया। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार का या भाई भतीजेवाद का या किसी भी प्रकार की अन्य कोई शिकायत न होना, यह नई सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के इस मानचित्र को प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2017 से पहले सिर्फ भाई भतीजावाद से ही नौकरी मिलती थी, लेकिन अब हर भर्ती ईमानदारी से कराई जा रही है। यही तो होता था 17 के पहले, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं और भी तमाम रिश्ते आ जाते थे। और महाभारत के रिश्ते जब भी किसी भी चयन की प्रक्रिया में आएंगे तो वहाँ महाभारत हो गई होगा। कोविड के चलते लगातार दूसरे साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। कांवड़ यात्रा इस साल 25 जुलाई से शुरू होने वाली थी। आपको बता दें कि हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में हजारों कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। साथ ही चारधाम यात्रा के बाद ये दूसरी बड़ी यात्रा है, जिसका हरिद्वार और ऋषिकेश की इकोनॉमी पर भी सीधा असर पड़ता है। जो हालात हैं, जिससे तीसरे फेज के आने की संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कांवड़ यात्रा विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी न कराई जाए, क्योंकि कांवड़ में
1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे आता है और ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो संक्रमण को रोकना आज हमारी जिम्मेदारी भी है ताकि आम आदमी का जीवन सुरक्षित रहे। इसी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को फिर स्थगित करने का निर्णय लिया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। पिछले साल यानी 2020 में भी कोरोना की वजह से ही कांवड़ यात्रा रद्द की गई थी। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने मऊ और लखनऊ जिले में पूर्व में दर्ज 3 मुकदमों को आधार बनाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की नजर मुख्तार के अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर है। देखिए, भाजपा के बाहुबली विधायक जो मुख्तार अंसारी, जो कि पंजाब के रोपड़ जेल में अभी तक निरुद्ध थे, उसके बाद उनको बांदा के जेल में शिफ्ट किया गया और इनके ऊपर अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। चूँकि इलाहाबाद के विशेष जज MP MLA कोर्ट पर 10 मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें से 3 मुकदमे इनके ऊपर गैंगस्टर के हैं और गैंगस्टर के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। अब ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है, तो इसमें चूँकि पूर्व में भी इनके पत्नी और इनके लड़कों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे कायम किए गए, तो लिहाजा ईडी। गौरतलब है कि पंजाब के रोपड़ जेल से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है और हाल ही में मुख्तार की पत्नी की ऑडी कार भी पुलिस ने जब्त की थी।